नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बात आज बांग्लादेश की होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मामले से जुड़ी पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2200 हमले हुए हैं। जी हां, 2200 हमले की घटनाएं हुई हैं। 2024 में हिंदुओं पर 2200 हमले हुए हैं और ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि 8 दिसंबर तक बांग्लादेश में 2200 हमले हुए। अगस्त महीने से जब से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, भारत में वो आई और वहां जब मोहम्मद यूनुस की सरकार, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, तब से लेकर 2200 हमले हुए। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं पर 112 हमले हुए। आप समझिए कि हिंदुओं पर हमलों की इन घटनाओं को कैसे बांग्लादेश छिपाता रहा और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार इस बात से मुकरती रही कि नहीं, हिंदुओं पर कोई हमला नहीं हुआ। हालांकि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जब दौरे पर गए, बांग्लादेश दौरे पर ढाका पहुंचे और जब भारत की तरफ से सख्ती बरती गई तो जरूर मोहम्मद यूनुस की जुबान पर थोड़ा सा ही सही, लेकिन सच जरूर आया और माना कि 88 घटनाएं हुई। लेकिन 88 नहीं, यहां 2200 हमले हुए हैं और ये विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है। तो समझिए 2200 हमले और मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या कहती है, 88 घटनाएं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये हमले कितने बड़े थे और दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं इतनी ज़्यादा हुई और बार बार मोहम्मद यूनुस की सरकार उस घटना को छिपाने की कोशिश करती रही। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की शह पर होता रहा। ग्राफिक्स दिखाइए, यूनुस शहबाज की यारी, भारत से गद्दारी। तो गद्दारी कैसे, निशाने पर कैसे हिंदू मंदिर। 6 अगस्त ढाका में इस्कॉन मंदिर पर हमला होता है। 6 अगस्त को शुरुआत यहां से होती है। फिर 12 अगस्त को मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला होता है और ये लगातार हमले की घटनाएं फिर जारी रहती हैं। 3 अक्टूबर को कोमिला जिले में दुर्गा प्रतिमा पर हमला होता है, दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दी जाती है। 12 अक्टूबर को ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमला किया जाता है और लगातार इस तरह के हमलों की घटनाएं चलती रहती हैं। 11 अक्टूबर को चटगांव के दुर्गा पूजा मंडप में उपद्रव होता है। ये दौर नवरात्र का था। नवरात्र के दौरान हमले की घटनाएं और बढ़ी। 11 अक्टूबर को सतखीरा के यशोरेश्वरी काली मंदिर में मुकुट चोरी कर ली जाती है, मुकुट वहां से चुरा लिया जाता है। चटगांव के 3 हिंदू मंदिरों पर भी हमला किया जाता है 29 नवंबर को। ये वो घटनाएं जो दिखी। 7 दिसंबर को ढाका के इस्कॉन नमहट्टा सेंटर पर हमला किया जाता है। इस्कॉन को तो फिर निशाना बनाने की कोशिश होती है। तो 6 अगस्त से लेकर अब तक आप देखिए तो ये वो बड़ी घटनाएं हैं। लेकिन हिंदुओं पर हमले की और हिंदू को टारगेट करने की घटनाएं लगातार होती रही। 1971 में ही 30 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हो चुके हैं और जो संख्या थी वो संख्या कम होती गई। नोआखाली दंगों में भी हज़ारों हिंदुओं की हत्या की गई बांग्लादेश में। सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदू कब सेफ होंगे। 1971 में 30 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का कत्ल किया गया और ये स्थिति लगातार बनी हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हैं और ये समझिए कि लगातार इस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। और इस बीच पाकिस्तान बांग्लादेश से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यूनुस और शहबाज की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इस मुलाकात की तस्वीर में साफ साफ ये है कि जो ये हमले हैं, हिंदुओं पर हो रहे हमले हैं, वो हमले पाकिस्तान की शह पर और पाकिस्तान में पहले ही हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की शह पर लगातार हमले होते रहे और अब पाकिस्तान में तो हिंदुओं को कम कर दिया गया, वहां उन्हें मार दिया गया या भागने पर मजबूर कर दिया गया, धर्मांतरण कर दिया गया और अब वही स्थिति बांग्लादेश में भी हो रही है। और ये तस्वीर बता रही है, ये गठबंधन जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का, समझिए कि शहबाज और यूनुस की यारी जो है और भारत से गद्दारी, उस भारत से जिस भारत ने बांग्लादेश की मदद की, बांग्लादेश के लोगों पर जब यही पाकिस्तान जिससे हाथ मिला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, यही पाकिस्तान की सेना थी जिसने बांग्लादेश में कत्लेआम मचाया था
और बलात्कार, लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया, लाखों लोगों का कत्ल किया गया और शहबाज शरीफ के सामने, उसी पाकिस्तान के सामने मोहम्मद यूनुस गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब अब 1971 के मुद्दों को हल कर लिया जाए, हल करने की अपील कर रहे हैं। युद्ध अपराधों पर शहबाज ने फिर भी चुप्पी साध ली है और कह दिया कि हम युद्ध अपराध पर माफी मांगने का सवाल ही नहीं है। काहिरा में शहबाज से मोहम्मद यूनुस मिलने गए थे, ये उम्मीद लेकर कि 1971 के युद्ध अपराध पर माफी मांगेंगे और आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की मिस्र में D8 बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। यूनुस ने शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दों को हल करने का आग्रह किया और शरीफ ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। तो जो बांग्लादेश पाकिस्तान को देखना भी गवारा नहीं करता था, आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के सामने नतमस्तक दिखाई दे रहा है। यूनुस कट्टरपंथियों के कठपुतली बन चुके हैं और जो कट्टरपंथियों का फरमान होता है, यूनुस हूबहू उसी को लागू कर रहे हैं और यही वजह है कि भारत से दुश्मनी बढ़ाते जा रहे हैं और पाकिस्तान को गले लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, हर कदम भारत के विरोध में उठा रहा है, हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहा है, हिंदू मंदिरों और घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, भारत के दुश्मनों को रिहा किया जा रहा है, परेश बरुआ से लेकर लुत्फुज्जमा बाबर को राहत मिलती जा रही है, तो वही पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि यूनुस सरकार में पाकिस्तान से रिश्ते नए आयाम छू रहे हैं या पाकिस्तान के बिछाए जाल में यूनुस फंसते जा रहे हैं। फिलहाल तो यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को भाई भाई कहते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान से बेहतर रिश्ता होता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह यूनुस सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा दिखाई पड़ रहा है, जो पाकिस्तान को हमेशा से लुभाता है। अब इसी कड़ी में शहबाज और यूनुस की मिस्र की राजधानी काहिरा में मुलाकात हुई। इस दौरान शहबाज और यूनुस के बीच गर्मजोशी को देखते हुए कई जानकार कहने लगे हैं कि जल्द यूनुस पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं। शहबाज और यूनुस ने 48 दिनों में दूसरी बार मिस्र की राजधानी काहिरा में D8 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की, जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता दिया, जिसको यूनुस ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और यूनुस के विशेष दूत लुत्फी सिद्दीकी जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान बांग्लादेश ने 1971 के मुद्दे सुलझाने पर चर्चा काहिरा में हुए D8 की बैठक के दौरान यूनुस ने 1971 के मुद्दे को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। यूनुस ने कहा कि इन समस्याओं को सुलझाने में ढाका इस्लामाबाद के संबंधों को नया आयाम मिलेगा। यूनुस ने शरीफ से गुजारिश करते हुए कहा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए 1971 के मुद्दे को स्थायी रूप से हल करना जरूरी है। जवाब में शरीफ ने 1974 के त्रिपक्षीय समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई लंबित मुद्दे हैं तो उन्हें विचार के लिए तैयार है। यूनुस जब से सत्ता पर विराजमान हुए हैं, तब से पाकिस्तान से रिश्तों को साजगार करने में जुटे हैं, या यूं कहे कि बांग्लादेश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच ट्रेड शुरू हो चुका है, बांग्लादेश के वीजा नियम में छूट दी गई, पाकिस्तानी शिप की जांच में छूट दी गई, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा की जा रही है, सार्क के पुनरुद्धार पर सहमति जताई जा रही है, पाकिस्तानी छात्रों के एडमिशन पर लगाया गया बैन हटाया गया। अब बांग्लादेश के छात्र भी पढ़ाई करने पाकिस्तान जा सकेंगे। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्क के नेताओं ने व्यापार, सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान और खेल संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर सहमति जताई है। बहरहाल यूनुस की इस कवायद से तो यही लगता है कि पाकिस्तान के सामने नतमस्तक हो चुके हैं और अब बर्बादी का हर वो रास्ता अपना रहे हैं जो बांग्लादेश की आवाम की जिंदगी को जहन्नुम बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से। राणा अली जो है वह पत्रकार और सुमित मीर है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर ही, चूंकि यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान माफी मांगेगा या नहीं। राणा अली जो है, यहां तो बांग्लादेश की यूनुस सरकार कह रही है कि हम 1971 की बातों को एक बार भूल कर आगे पहल करते हैं, लेकिन भूलने की शर्त तो माफी है, युद्ध अपराध की माफी।
बहुत शुक्रिया आपका राणा साहब। देखें ये जो पुरानी बातें हैं ना, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ, ये इन चीज़ों को गुज़रे हुए ना 50-60 साल हो गए हैं। तो मेरा तो ये नज़रिया है बीइंग अ जर्नलिस्ट और एक आम सिटिज़न होने हम्म। के नाते मेरा ये मानना है कि अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई होती है, कोई इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो 10 दिन बाद अगर 10 साल बाद भी आपके दरमियान में सुलह हो जाती है, आपके तनाज़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये जो अभी मैं रिपोर्ट आपकी सुन रहा था, ये मुझे बड़ी खुशी है, बल्कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ये जो पिछले को 50-55 सालों से एक तनाव था, एक जो एक स पाकिस्तान को मशरकी उस सरहद के ऊपर भी, मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी एक इश्यू था, मसले-मसाइल चल रहे थे, बॉर्डर्स को लेके, वाटर को लेके, ट्रेड को लेके, तालीम को लेके, इकोनॉमी को लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर, तो वो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बेहतरी की जानब जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें जब बेहतरी की जानब जाने शुरू हो जाएँ, तो फिर हमें उसको पॉज़िटिवली ही लेना चाहिए, ना कि हमें ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए जी आज से 50 साल पहले क्या हुआ राणा था। अली जो है, इस चीज़ को बेहतरी नहीं इसमें क्या है? बेहतरी ये है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। बेहतरी ये है अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। और सवाल ये है कि वहां पर कोई चुनी हुई तो सरकार नहीं है। वहां तो देखें, राणा चुनाव साहब अभी देखें, हुआ नहीं है। चुनाव के बाद एक वो चुनी हुई सरकार के जिनकी साथ बातें बातचीत होती है तो जिनकी वो अब बातें माना जाता है। जी। रा रा रान साहब जिनकी बातें आपने की कि वहाँ पे जो हिंदुओं के ऊपर अटैक हुए कंडेमनेबल हैं, जिसने किए हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट को जो इस वक़्त इंटरिम गवर्नमेंट है, अबूरी हुकूमत है, उनको चाहिए कि उनके ऊपर अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको जेलों में डालना चाहिए, उनको सज़ाएँ देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात कि जी हिंदुओं पर अटैक हो गए, मुसलमानों पर अटैक हो गए, जो यूनुस गवर्नमेंट है वो कहीं न कहीं पे पाकिस्तान के साथ मिल रही है, तो ये जो डिप्लोमैटिक टाइप बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है अब। ये आपको भी मानना पड़ेगा, हमें भी मानना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मसला क्या है आप कि तो पिछले मानने से 50 इनकार कर सालों रहे से थे, अब आप मान रहे 50 हैं। सालों से पिछले 50-55 सालों से बांग्लादेश और भारत के जो ताल्लुकात थे ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश जो है वो कोई सेपरेट स्टेट है ही नहीं है, वो एक सेकंड होम है भारत का। अब यहाँ पे आके जो लोग हैं उन्होंने ये कहा भई अपनी इजारादारी खत्म कीजिए, अपनी हुकूमत अपने मामलात उठाइए नहीं, और राणा निकलिए अली यहाँ जोहेब से। साहब, मैं आपसे तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप बांग्लादेश को मानने से इनकार कर रहे थे। दर्द आपका था, वो तो आपका ही हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान। आपने उन लोगों को तवज्जो नहीं दी तो भारत ने मदद की, क्योंकि भारत पर शरणार्थी का दबाव बढ़ रहा था। भारत ने बांग्लादेश को आपसे अलग कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर, ये सारी घटनाएं अपने आप में इतिहास हैं। लेकिन बांग्लादेश बिल्कुल अब भारत से संबंध इसलिए रख रहा था क्योंकि भारत ने उसकी मदद की। पाकिस्तान ने तो, पाकिस्तानी सेना ने तो वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वहां लोगों का कत्लेआम किया, लाखों लोगों का। तो कैसे भाई, अब मोहम्मद यूनुस अगर जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरा बांग्लादेश जा रहा है या बांग्लादेश के लोग भूल जाएंगे कि उनकी महिलाओं के साथ, बहू बेटियों के साथ क्या किया गया पाकिस्तानी सेना की ओर से। राणा साहब देखें, आपने सुमित झा बड़ी नाम हुआ अच्छी मेरा, बात एक बार फिर की से कि प्लीज। पाकिस्तान आपके आपके मुताबिक आपने ये कहा कि पाकिस्तान ने उनके साथ ज्यादती की, पाकिस्तान ने लोगों को मारा, पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान ने वो किया। तो शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे जो वहां पे तोड़े गए हैं ना, जो बांग्लादेश बनाने वाला था बेसिकली, तो वो पाकिस्तानियों ने नहीं तोड़े हैं। वो उसी बांग्लादेश की अवाम ने तोड़े हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हैं कि लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि यूनुस पाकिस्तान जाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूनुस को गवर्नमेंट में बिठाया अच्छा, है। बांग्लादेश की ये वही आवाम लोग ने हैं जिन्होंने मोहम्मद शेख यूनुस को हसीना बिठाया है? को कैसी बातें सजाया कर है। रहे हैं भाई? ये ये मोहम्मद ये यूनुस को वही किसने लोग हैं बिठाया है? जिन्होंने आप मुझे सुमित एक बात मीर जी, बताइए, सुमित मीर क्या जी, ये क्या मोहम्मद यूनुस को हिंदुस्तान में किसने क्या बिठाया है? ये तो हिंदुस्तान अजीब बात कर में रहे हैं। भारतीयों की आज बड़ा जानिब से प्रेम इनका उमड़ रहा है और ये भूल जा रहे हैं कि राणा तब साहब बात तो सुन लें। नहीं नहीं सर बात सुन नहीं, लीजिए राणा अली सर, जोहेब मैं साहब, गुज़ारिश करता इतिहास हूँ। से सबक लिया जाता है। इतिहास को अगर हाँ, बहुत अच्छी बात कही थी। मैं सुमित मीर जी आता हूं। मैं ये कहूंगा जरूर, राणा अली जोहेब, आप कह रहे हैं कि 50-55 साल पहले की बात भूल जानी चाहिए। भाई आप भूल जाइए, फिर क्यों कश्मीर कश्मीर का राग अलापते रहते हो? अपना खैबर पख्तूनख्वा देखिए, फिर वो टूटने वाला है कहीं। पीओके छोड़िए, हटाइए, क्यों राग अलाप रहे हैं इतने सालों से कश्मीर कश्मीर और बर्बाद हो रहे हैं? सुमित पीर साहब। पहले आपको सुमित भाई शो पे बुलाने के लिए आपका बहुत आभार। तो आते हैं आप प्रश्न पे। देखिए, यहाँ परिकल्पना करनी है हमें, यूनुस को बिठाने वाला है आईएसआई, जमात इस्लामी और इन हिजबुल तहरीर, ये तीन संगठन है जो यूनुस को वहां बिठा के बैठे हैं। यूनुस खुद जाते हैं अमेरिका, जिस लड़के से मिलाते वो हिजबुल तहरीर का लड़का है जिसने ये सारा ड्रामा रचा था।
और यूनिस मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये कह रही है शेख हसीना, जो उन्होंने अभी अधिवेशन के जो उन्होंने संबोधन किया था उसमें कहा उन्होंने। यूनिस ने गरीबों को लूटता, ये कहती है शेख हसीना। यूनिस जेनोसाइड कर रहा है, ये कह रही है शेख हसीना। और ये जो पाकिस्तान का वहाँ हिसाब किताब चल रहा था, बांग्लादेश की इकोनॉमी को बर्बाद करने में पाकिस्तान के आईएसआई ने काम कर दिया। जो $35 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था उसको बर्बाद करने का काम कर दिया। देखिए सीधी सी बात है सुमित भाई, जब तक गरीबी नहीं आएगी तब तक मुल्ले मौलानाओं की नहीं चलती। और वही गरीबी, वही बेहाली, वही बदहाली लाना चाहते हैं बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश तरक्की कर रहा था, इनसे देखा नहीं गया, इनसे देखा नहीं गया यार, ये आगे निकल के। और क्या ये कहना गलत होगा, ये राणा जी से पूछे, कल अमेरिका ने आपके जो सेंट्रल डिजाइन कमीशन है, जो हम डीआरडीओ इक्विवेलेंट है आपका नेशनल डिजाइन कॉम्प्लेक्स, उस पर प्रतिबंध लगा दिए। क्या ये कहना गलत है? आपने उनके हाथ पैर जोड़े कि आसिम मुनीर पे प्रतिबंध मत लगाओ, क्योंकि अगर उस पर प्रतिबंध लगा, जो दुनिया भर में पैसा इकट्ठा कराओ आपके जनरल कर्नल ने, वो जब्त हो जाएगा। क्या ये कहना गलत है? आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे 4 दिन पहले, ये जो पाकिस्तान में महंगाई है ये आईएमएफ के कारण आई है, काफिर महंगाई है। मतलब पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान सब बढ़िया चल रहा है, जो महंगाई है उनके कारण है। क्या ये कहना गलत होगा? हाँ। आपके यहाँ गैस की कीमतें 850% बढ़ी है, हर चीज की कीमत ठीक है, जल्दी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी से राणा जी। जी मैं आपकी बात, चूंकि आपका आ नहीं रहा था, फ्रीज हो गया था, मुझे क्वेश्चन की अच्छा, आपकी नहीं समझ नहीं आई। नहीं, सुमित पीर साहब कह रहे हैं कि भाई अमेरिका आपको प्रतिबंध लगा रहा है, अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण को लेकर 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा चुका है, तो आप वहां पर हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुनीर साहब को बख्श दीजिए। आप चीन के सामने बिल्कुल कटोरा लेकर घूम रहे हैं, और ये कटोरा शब्द, भीख शब्द का इस्तेमाल खुद शहबाज शरीफ ने किया था कि भाई हम जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं कि देखो मांगने आ गया है। तो ये हाल है आपका। और विद्रोह के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा में अलग विद्रोह, पीओके में अलग विद्रोह, अलग बगावत की आग। आपके हुक्मरान कह रहे हैं कि भाई ये महंगाई जो है काफिर महंगाई है, आईएमएफ की वजह से है। मतलब हुक्मरान जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं, मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं। और आप अभी भी कह रहे हैं कि साहब, जी जी, वही सुमित पीर कह रहे हैं राणा, जी। नहीं ठीक है, जो जो भी कह रहे हैं आप, अभी तो मैंने तो आपके मुंह से सुना है ना। देखिए राणा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, ये वो फलान टमकान, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक टीवी चैनल पे बैठ के, स्क्रीन पे बैठ के हम लोगों को बेवकूफ तो बना सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। हाँ हाँ हाँ, रही बात दूसरी बांग्लादेश भी आप अमेरिकन कह रहे सैंक्शंस थे की, कुछ आपने नहीं है, बात सुमित पीर। देखिए अमेरिकन देखिए अमेरिकन देखिए सैंक्शंस देखिए की हम सुमित बात भाई, करें तो मैं एक बात बता दूं कोई हमारे भी मित्र को। मैं मेरे जो मित्र है, भाई, भाई बात सुनो। देखो ये जो मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ ना, आपके वैसे यहाँ बात टेररिज्म कंप्लीट होने दिया इंसिडेंट्स, करें। मैं बात के आपके दरमियान में यहाँ नहीं बोलता, तो काइंडली आप भी थोड़ी सी बात सुन लिया करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं आप मैं, आपको मेरा बता दूं एक सर, मैं ही आपको बता दूं। आपसे आपने तो मेरी एक बात ही सुनी गिला नहीं और ना शायद भाई हमेशा साहब। ही रहेगा कि बात सुनने की थोड़ी सी हिम्मत पैदा किया करें अपने अंदर। राणा ली आप मैं सुन अभी लीजिए, बात अब मेरी आप सुन कहाँ से लीजिए राणा बोलती ली, है दरमियान राणा में, ली आप अब मैं आप सुन मैं हाँ सुन देखिए लीजिए। देखिए भाई साहब, देखिए मैं तथ्य और तर्कों के साथ बात करता हूँ। आपने बोला नहीं टीवी चैनलों और उनका प्रोपेगेंडा है। आपके यहाँ टेररिज्म इंसिडेंट्स और आपकी कैजुअलिटी की, आर्मी की कैजुअलिटीज डबल हुई है, ये कहता है यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट। नाम है मिस्टर मिलर, जो प्रेस सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, मैं उनको कोट कर रहा हूं। और उसमें से 97% इंसिडेंट्स हो रहे केपीके और बलूचिस्तान में। और ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपका कंट्रोल लगभग केपीके और बलूचिस्तान में खत्म हो चुका है, ये वो कह रहा। चाइना ने आपके यहाँ पैसा लगाने से मना कह रहा, ये चाइना ऑफिशियली कह रहा, जब तक मेरी फौज को जमीन पे नहीं उतारोगे मैं तुम्हारे एक नया पैसा नहीं लगा रहूंगा। ये चाइना का वाइस प्रीमियर कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। तीसरी बात आप बताइए, जो आपके यहाँ गैस की कीमतें 850% बढ़ी है, हर चीज की कीमत 70-80% बढ़ी है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी ये जितनी भी महंगाई है ये हमने कुछ नहीं किया, ये आईएमएफ ने जो हमें कर्जे दिए उसके कारण हमारे यहाँ महंगाई है, वरना हमारा सारा सिस्टम ठीक ठीक है, है। जल्दी से जवाब राणा ली, फिर मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, एक ब्रेकिंग न्यूज है जी। जी, राणा साहब, मैं वहीं पे अब आ रहा हूँ। देखें, आपने जो बात की ना कि चाइना ने क्या ये कहा कि आर्मी जो है वो जब तक आप नहीं उस पे ग्राउंड पे नहीं उतारेंगे, हम नहीं करेंगे। देखें, स्टेटमेंट की हद तक और चीज़ है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटीज़ कुछ और हैं। ये वही चाइना है जो पंजाब के जो सीएम मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं, जो 8 दिन राणा का वो अली विजिट जोहेब करके आई हैं। साहब, एक तो पत्रकार होने के नाते आपको पता होना चाहिए डिप्लोमेसी में शब्द बहुत मायने रखते हैं, भाषा बहुत मायने रखते हैं।
चीनी राजदूत ने इतनी फटकार लगाई और आपके राजदूत को कहना पड़ा कि ये भाई ये तो घर में बेइज्जती है। आप नहीं माने बेइज्जती, लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। मैं गिनाता हूं अभी आपको आकर एक ब्रेकिंग न्यूज है। बांग्लादेश को सख्त चेतावनी भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है। बड़ी खबर, महफूज आलम, जो मोहम्मद यूनुस के सलाहकार हैं, महफूज आलम ने, जिन्होंने एक पोस्ट किया था, विवादित पोस्ट, नक्शा दिखाया था, हालांकि बाद में डिलीट करना पड़ा था। महफूज आलम के उस बयान पर, पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताई है। उसमें बंगाल, असम, त्रिपुरा के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश के हिस्सा बता दिया। मोहम्मद यूनुस के सलाहकार है महफूज आलम, और भारत ने साफ तौर पर कहा, साफ लहजे में, ऐसी टिप्पणी और इस तरह का नक्शा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। Siddhant, regarding your question, see, as you know that we follow all developments which have a bearing on our security and our interest very closely, and we take these things very seriously and take action as appropriate. On the question of the statement that you referred to made by a Bangladeshi senior leader, तो साफ तौर पर विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि बचकाना हरकत है, ये बिल्कुल बचकाना हरकत ये कही जाएगी, लेकिन इस तरह की हरकत करने वालों को सीधी चेतावनी, अब ये गैर जिम्मेदाराना और बचकाना हरकत नहीं चलेगा। अब यहाँ पर सुमित पीर साहब, ये महफूज आलम को इतनी हिम्मत मिलती कहाँ से है, और फिर पोस्ट डिलीट भी कर रहे हैं? देखिए, इनको क्या लग रहा है, इनका जो ये अमेरिका का जो शासन प्रशासन बदल गया डेमोक्रेट्स के कहने पे, ओबामा फाउंडेशन और ये हिलरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है, उनके कहने पे मोहम्मद यूनुस जो है वहाँ अपना राज्य और अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे। इन्हें पता सत्ता परिवर्तन हो गया है। जो बाइडेन की नौकरी बची है 35-36 दिन की, मोहम्मद यूनुस की भी नौकरी बची है 35-36 दिन की। वो दिलवाले दुल्हनिया में एक डायलॉग था, जा सिमरन जी अपनी जिंदगी। तो ये अपनी जो 35-36 दिन की नौकरी है, इसमें दिल की हसरतें पूरी कर रहे हैं, हवा में पतंगे उड़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई हम चीजों को तय करेंगे। मैं आपको बता दूं सुमित भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने कल हमसे मांगा है चावल। बांग्लादेश ने बोला चावल, भारत ने कहा बेटा, पहले बोला डिस्काउंटेड दो, हमने कहा हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। फिर भारत ने कहा बेटा पैसे कैसे दोगे, तुम्हारे तो सारे बैंक में बंद है, कोई तुम्हारी एलसी खोल नहीं रहा। इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि हम सोना देके चावल खरीदने को तैयार है। सुनिएगा, सोना देके चावल खरीदने को तैयार है। बांग्लादेश में 80% आबादी 15 साल पहले मेल न्यूट्रिशन थी, आज ये करीब 55-60% का नंबर है जो अब भी मेल न्यूट्रिशन है। हिंदी में कहते हैं घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुलाने। सोहबत अगर रखोगे ऐसे लोगों की तो हालत यही होगी जो बांग्लादेशियों की हुई है। आईएसआई और जमातियों के चक्कर में पड़ोगे और पाकिस्तानियों की सुनोगे तो बेटा न घर के बचोगे न घाट के बचोगे, और खाली पेट भजन नहीं होता, हमारे ये कहते हैं। खाना नहीं है साहब खाने को, सुमित भाई, खाना नहीं है खाने को, सोना देने को तैयार है चावल के लिए। मतलब हम ये मानकर चलें कि एक और पाकिस्तान बनने की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है, जो बांग्लादेश है ना, अग्रसर है सर। और जो पाकिस्तान में कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, अब वही उसी तरह बांग्लादेश भी भीख मांगेगा। आपसे राणा साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जल्दी से आपके इस टीवी चैनल के तवज्जुह से, आपसे भी और मेरे जो मोहतरम साहब पैनलिस्ट हैं उनसे, कि ऐसा क्या हो गया कि ये 3-4 महीनों में, 5 महीनों में बांग्लादेश जो है वो कंगाल हो गया, 4 माह के अंदर बांग्लादेश जो है वो जमीन बोस हो गया, जबकि इससे पहले जब शेख हसीना वाजिद जो है वो प्राइम भाई साहब आपको पता नहीं है, तब आप रिसर्च करके, राणा अली जो है आप, नहीं अब यहाँ पर समय नहीं है इतना डिटेल, मैं लगातार बता रहा हूँ। भारत से, नहीं सुनिए, भारत से 6000 से ज्यादा सामानों की आपूर्ति होती है। भारत से अनाज, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली बांग्लादेश को भेजा जाता है। आप गले मिल रहे हैं, आपके पास देने के लिए है आटा चावल, दे दीजिए। आप तो खुद भी भीख मांग रहे हैं कटोरा लेकर। बहुत शुक्रिया सुमित पीर साहब, बहुत शुक्रिया राणा अली जुहैब, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान कंगाल है ये पता है, और कंगाल पाकिस्तान क्या कर रहा है, अपने ही लोगों से लगान वसूल रहा है। शहबाज, कंगाल पाकिस्तान